कहीं डांस पार्टी हो रही होती है, वहाँ पे अचानक हार्ट अटैक आता है। कहीं जिम में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वॉक और हम हेल्दी होते हैं, तो वहाँ पे हार्ट अटैक आता है और सडन कोलैप्स हो जाता है। अगर मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा तो मैं हेल्दी हूँ, बट मेडिकली हेल्दी की डेफिनेशन ये नहीं है। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि इम्प्रूव योर स्टेमिना, रन ऑन ट्रेडमिल, इज इट रियली सेफ? सो फॉर मी दैट इज़ नॉट सेफ। 6 मिनट तक तेज़ वॉक करिए तो आपकी सैचुरेशन 90 से नीचे गई है, डेफिनेटली अंडरलाइंग लंग पैथोलॉजी का रीज़न मिलेगा। हम ये देखते हैं क्या इंसान अपनी टारगेट हार्ट रेट से ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा सर? सो द बेसिक फार्मूला इज 220 माइनस एज। खराटे आ रहे हैं तो खराटे आने का मतलब है कि डेफिनेटली अंडरलाइंग मुझे ऑर्थोपनिया के सिम्टम के दौरान मेरे हार्ट पे लोड ना पड़े, मेरी लंग कंप्लाइंस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और मेरा जॉइंट वेयर एंड टेयर ना हो। एवरी एक एंड पेन इज अ सिम्टम। उसे डायग्नोसिस तक मत जाने दीजिए। डेंजर इज जब आपके केमिस्ट भी डॉक्टर हैं, जब आपके घर वाले खुद ही डॉक्टर हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 20 एंटीबायोटिक्स के साथ रेजिस्टेंस आ जाती है। सिंपल शब्दों में आपके लिए बोलूं, जो लिख के नहीं मिल रहा वो नहीं लेना है। जय हिंद, लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप और आज का जो शो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा आपसे जुड़ा है। क्या आपको पता है कि इस भारत देश में करीब 35% जो डेथ्स हो रही हैं आजकल वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं? क्या आप ये जानते हैं कि ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड जो अस्थमा से आजकल जो डेथ्स हो रही हैं उसमें 40% जो है वो इंडिया से जाता है। और ये जो डाटा जो हम बता रहे हैं ये बहुत ही शॉकिंग है और इसमें मैसिव जंप आया है 2000 के बाद। 2000 के बाद ये मैसिव जंप, कहाँ हम 25% पे थे और कहाँ हम 35-36% पे आ रहे हैं। आपको लगता ज़रूर होगा कि आप हेल्दी हैं, आप जिम जाते होंगे, ट्रेडमिल पे जाते होंगे, बट कई ऐसी जो हैं घटनाएं होती हैं कि भागते भागते, डांस करते करते अचानक हार्ट अटैक आता है और जो है ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इन्हीं सबको समझने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दास। उनसे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे और कैसे हम अपने आप को ये बता सकें कि हम सही में फिट हैं और ये इनसाइट्स हम जानेंगे डॉक्टर दास से। सर, वेलकम टू एलटी पॉडकास्ट। सर, सबसे नमस्कार सर। सर, सबसे पहला सवाल सर, हम लगते तो हेल्दी हैं सर, बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, हम न्यूज़ मीडिया में हम देखते हैं कि कहीं डांस पार्टी हो रही होती है, वहाँ पे अचानक हार्ट अटैक आते हैं। कहीं जिम में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो और हम हेल्दी होते हैं, वहाँ पे हार्ट अटैक आते हैं और सडन कोलैप्स हो जाता है। तो इसके पीछे क्या वजह है सर? ये हम जो हमने अभी डाटा बताया, इतना जंप कैसे आ रहा है? Right. So, first of all, thank you so much for inviting me here. थैंक यू सर। Okay. So, पर्पस ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हेल्दी हम हैं या नहीं, ये किसने डिसाइड किया? यस। सो अमूमन हम सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा तो मैं हेल्दी हूँ, बट मेडिकली हेल्दी की डेफिनेशन ये नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि मेरी हेल्थ ग्रेजुअली अगर डिटेरेट कर रही है तो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से सिम्टम्स मिलते हैं एंड उन सिम्टम्स को हम इग्नोर करते हैं। हमें लाइफ की विशियस सर्कल को समझना पड़ेगा। एवरी पर्सन हु हैज स्मॉल कंसर्न्स लाइक मुझे हल्का सा पेन हो रहा है तो दैट इज अ सिम्टम। उस छोटे छोटे पेन को मैं इग्नोर करूंगा, वन फाइन डे वो एक सिम्टम बनेगा। जब वो सिम्टम एग्जेजरेट करेगा तो हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। एट दैट सिचुएशन ऑफ लाइफ वो एक डायग्नोसिस बनता है। डायग्नोसिस बनने के बाद आप डॉक्टर के संपर्क में आते हैं तो फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। बिल्कुल। एंड दिस इज द लाइफ। इसीलिए आप, मैं, हम सभी रिएक्टिव केयर साइकिल का हिस्सा हैं। आपको अजीब लगेगा बट ये फैक्ट है, जब जब इंसान बीमार होता है वो सिर्फ डॉक्टर के पास तभी जाता है। अच्छा, बिल्कुल सर, आपने सिम्टम्स की बात कही। हम सिम्टम्स बहुत इग्नोर करते हैं। करेक्ट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अपने आसपास में, अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सांस फूलती है, हम इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं यार, हमको और एक्सरसाइज करनी चाहिए तो हम ठीक हो सकते हैं। स्विमिंग कर लेते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा ज्वाइन कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। अगर हम कुछ बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, एंटीबायोटिक लेते हैं। राइट। तो ये कितना खतरनाक है हमारे लिए सर? सबसे पहले तो हम सिम्टम्स की बात करेंगे, क्या सिम्टम्स होने चाहिए, उसके बाद एंटीबायोटिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, देखिए माइन्यूट सिम्टम, दिस इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसी बात के रेलेवेंस
क्या मुझे बता सकते हैं कि हॉस्पिटल में आईसीयू स्टे ही सबसे महंगा स्टे क्यों होता है? आइडिया नहीं है सर, फिर भी सोचिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल केयर होता होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं मोस्ट एडवांस केयर अवेलेबल वहीं है। हाँ, यस। क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट इज द ओनली प्लेस इन हॉस्पिटल इकोसिस्टम जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटीज एक साथ एक पेशेंट पे काम करते हैं? यस। सो द आंसर इज हमारी पूरी लाइफ के विशियस सर्कल में दैट इज द ओनली प्लेस जहाँ पे एक पेशेंट के पास पूरी आर्मी लगी हुई है। एंड जब मल्टी स्पेशलिटीज मिल के एक पेशेंट पे लगते हैं तो दैट प्रिस्क्रिप्शन बिकम्स वर्ल्ड्स बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन। लॉजिकली करेक्ट, एंड दैट इज द रीजन हॉस्पिटल में आईसीयू के चार्जेस हाईएस्ट होते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इकोसिस्टम अवेलेबल होने के बाद भी रिजल्ट की गारंटी इज डाइसी, राइट? क्योंकि वहां पे पूरा इकोसिस्टम एक साथ काम कर रहा है, रिजल्ट की अच्छे आने की संभावना हाईएस्ट है। इसका एग्जैक्टली अपोजिट हम हमारी लाइफ में जी रहे हैं। राइट सर। मुझे बैक में पेन हुआ तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, मुझे शुगर हुई तो मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गया, मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा उन पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाइए। आई एम डिसाइडिंग माई लाइफ बाय माई सेल्फ। ऐसा कब हो रहा है कि उन्हीं रिपोर्ट्स को सारे डॉक्टर्स एक साथ देख रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन दिस मिसिंग कंपोनेंट इज हियर। आपने बोला शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मुझे एक बात बताइए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो एक सिम्टम है, करेक्ट? सांस फूलना, सांस फूलने के 3 कारण हो सकते हैं। अच्छा। पहला कारण आपकी कार्डिक आउटपुट कॉम्प्रोमाइज्ड हो। कार्डिक आउटपुट मीन्स हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन कॉम्प्रोमाइज हो, तो मेरे हार्ट की पंप करने की क्षमता अगर कम होगी तो भी मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। या फिर मेरी लंग्स में कोई अंडरलाइंग ऐसी पैथोलॉजी है जिसके कारण गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा तो भी मुझे सांस फूलेगा। या फिर मोटापा, ओबेसिटी। सो अब मुझे एक बात बताइए, नॉर्मल इंसान अगर जिम में जा रहा है, नॉर्मल इंसान अगर फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं या फिर किसी फिटनेस ट्रेनर के पास जा रहे हैं, अगर वो लोग बोल रहे हैं कि इम्प्रूव योर स्टेमिना, रन ऑन ट्रेडमिल, इज इट रियली सेफ? सो फॉर मी दैट इज नॉट सेफ। अच्छा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसा माइन्यूट सिम्टम अगर हॉस्पिटल में आईसीयू में जाके मोस्ट क्रिटिकल हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को वेंटिलेटर तक ले जाना पड़ जाता है, तो इस माइन्यूट से सिम्टम को हम कैसे लाइटली ले लें? मैं यहाँ डराने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये समझाने आया हूँ। एक बेसिक सा टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट आप करिए, 6 मिनट तक तेज वॉक करिए। अगर आपकी सैचुरेशन 90 से नीचे गई है, डेफिनेटली अंडरलाइंग लंग पैथोलॉजी का रीजन मिलेगा। अच्छा। अगर हार्ट रेट सिग्निफिकेंटली हाई जा रहा है, फॉर श्योर कुछ ना कुछ अंडरलाइंग कार्डियक इशू होगा। एक बेसिक सा टेस्ट जिसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होना, दैट इज़ नॉट द यूनिवर्सल पैरामीटर, बट नॉर्मल इंसान जो डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहा है वो कुछ तो करे। यस। पल्स ऑक्सीमीटर कोविड के बाद सबके घर पहुंच गया है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जस्ट रन ऑन ट्रेडमिल फॉर गुड 6 मिनट वॉक और ब्रिस्क वॉक करिए, सिंपल, नी पेन भी नहीं होगा। 6 मिनट ब्रिस्क वॉक टेस्ट को करेंगे, वॉक करके देखेंगे, सैचुरेशन डिप है तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हार्ट रेट सिग्निफिकेंटली हाई है एज पर योर टारगेट हार्ट रेट तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। आप उस फ्यूचर के पोटेंशियल रिस्क से बाहर आ जाएंगे, एंड दैट इज आई एम टेलिंग यू विद एश्योरेंस, बिकॉज हम जब अपने हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को लिस्ट करते हैं, वी आर डूइंग एग्जैक्टली सेम। आई एम टेलिंग यू देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। हमें सिर्फ इतना सा समझना है, क्या ऐसा आज करूं कि फ्यूचर के उस डर से बच जाऊं? बिल्कुल सर। लॉजिकली करेक्ट। सिंपल बात बताइए, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? क्या ये सेफ्टी है? नहीं। एज पर मी हेल्थ इंश्योरेंस इज फाइनेंशियल सेफ्टी, राइट? भगवान ना करे वो वक्त आए कि मुझे मेरे घर वालों का इलाज करवाना हो तो मुझे हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान पैसे की कमी ना पड़े। बिल्कुल। राइट? मेरे पास बैंक का लॉकर है मेरे गोल्ड को सिक्योर करने के लिए, मेरे पास इंश्योरेंस है मेरी फ्यूचर के फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए। जब मैं ठीक हूँ, मेरी हेल्थ कौन एश्योर कर रहा है? देयर इज नो प्रिवेंटिव इकोसिस्टम एज सच, बिकॉज हम कुछ भी कर रहे हैं। दैट इज द रीजन आप, मैं, हम सभी फ्रेगमेंटेड केयर इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अच्छा, बिल्कुल सर। इसमें एक ये भी सवाल है कि आपने कहा कि एक ब्रिस्क वॉक कीजिए, लोग
क्या करते हैं कि हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं जब 30 और ये जो 40 का जो अभी हमने देखा कि डेटा बता रहा है कि ड्रास्टिक जो है इसमें इंक्रीज आया है, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम बड़ी बड़ी वेट लिफ्टिंग करते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, सोचते हैं कि हम हेल्दी हो रहे हैं, बट वो क्या वही पैरामीटर है हेल्थ होने का? नो, सो हेल्दी होने की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है। तो जनरली इफ़ यू हैव एनी अंडरलाइंग हार्ट डिजीज, राइट, सो उसके लिए तो कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू आप जेनेटिकली ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या रीज़न है। बट वेग सिचुएशन की बात करते हुए जो हम अमूमन हमारे ट्रांसप्लांट के डेबिलिटेटेड पेशेंट, बिकॉज आई रन रिहैब, तो मैं रिहैब से स्पेसिफिक ही आपको नॉलेज दे पाऊंगा। पर्टिकुलरली हम ये देखते हैं क्या इंसान अपनी टारगेट हार्ट रेट से ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा सर? सो द बेसिक फॉर्मूला इज 220 माइनस एज। ओके, सो 220 माइनस एज, ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ये जो इनसाइट है ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जी हाँ सर, 220 माइनस एज, योर एज। सो मेरा ट्रेनर मुझे बोल रहा है कि मुझे तूफान सिंह बनना है, हाँ, और मुझे ध्यान देना है कि 220 माइनस एज से ज़्यादा की हार्ट रेट पे मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है। ओके, राइट। Apparently, if I have choking kind of symptoms, या फिर मुझे रात को सोते टाइम स्नोरिंग हो रही है, स्नोरिंग मीन्स खराटे आ रहे हैं, तो खराटे आने का मतलब है कि डेफिनेटली अंडरलाइंग मुझे ऑर्थोपनिया के सिम्टम है। ऑर्थोपनिया मतलब स्लीप स्टडी जैसी चीज़ मैं आपको समझाऊँ, सिंपल शब्दों में बोलें, नींद में मेरा सैचुरेशन 90 से नीचे चला जा रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा। मेडिकली उसे OSA बोलते हैं। मुझे क्या करना है? मुझे उस माइन्यूट से माइन्यूट सिम्टम का सिर्फ टेस्ट कराना है और मुझे मेरे डॉक्टर साहब से एक ही चीज़ बोलनी है कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इससे ज़्यादा डिटेरेट ना हूं, राइट। लास्ट टाइम आप और हम भी कभी भी इस वजह से अपने डॉक्टर के पास नहीं गए हैं कि सर मैं डिटेरेट ना हो जाऊं, मुझे बताइए। बिल्कुल, वी ऑलवेज गो व्हेन वी वांट रिएक्शन टू द ट्रीटमेंट, यस, एंड दैट इज द रीजन एवरीबडी इंक्लूडिंग अस इज अ पार्ट ऑफ रिएक्टिव केयर साइकिल। मुझे दर्द होगा तो मुझे दवाई चाहिए, मुझे तकलीफ होगा तो मुझे हॉस्पिटल चाहिए, कुछ क्रिटिकल होगा तो ICU चाहिए। जितना ज़्यादा इंसान बीमार होगा हॉस्पिटल उतना ज़्यादा कमाएगा। सो वी आर पार्ट ऑफ रिएक्टिव केयर साइकिल। हॉस्पिटल हमारे बेस्ट हैं, मेडिकल केयर हमारी उससे भी बेस्ट है, बट वेयर इज दैट प्रिवेंटिव इकोसिस्टम? क्या ऐसा हम कर रहे हैं कि कोई ये भी सोचे कि हॉस्पिटल में मुझे नहीं जाना है, उसके लिए मैं क्या करूं? सिर्फ प्रेयर्स करने से, भगवान से प्रे करने से मैं हेल्दी सोच रहा हूं कि मुझे लगता है क्योंकि मैं तो डेली जिम जा रहा हूं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आज हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब है, वॉक 10,000 स्टेप्स पर डे, आई कैन गारंटी यू 80% लोग नहीं करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आपको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं आप ब्रिस्क वॉक करिए, आप वॉक करने चल पड़ते हैं, वॉक करते करते आपको नी पेन हो जाता है तो वॉक छूट जाती है, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंच जाते हैं। नी पेन को सॉल्व करते करते बिकॉज लिम्प करके चल रहे थे तो बैक पेन आ गया, नाउ ब्रिस्क वॉक भी छूट गई, जॉइंट पेन भी इन्फॉर्म हो गए। पहले आप एक डॉक्टर के पेशेंट थे, अब आप 2 डॉक्टर्स के पेशेंट हैं, राइट। सो आपकी कंजर्वेटिव हेल्थ में एक मिसिंग कंपोनेंट था। तो इसमें मिसिंग कंपोनेंट क्या था? काश वॉक करने से पहले किसी ने मेरा पोस्चर असेस किया होता। अगर पोस्चर असेस किया होता तो मुझे बताया गया होता कि आप वॉक करने की जगह साइकिलिंग कर लीजिए, कम से कम नी पेन नहीं होगा। ओके, लॉजिकली करेक्ट? हाँ बिल्कुल। सो मेरी एडवाइस करेक्ट थी जब कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे बोला, बट देयर वाज अ मिस फ्रॉम माय साइड, दैट इज द रीजन मैं नए डॉक्टर के पास गया, बिकॉज वो मिसिंग कंपोनेंट वाज माय मस्कुलर वीकनेस। भगवान ने मुझे 206 हड्डियों के मुकाबले 636 से ज़्यादा मसल्स दी, राइट, मोर देन 3 टाइम्स। अगर मेरे पास 3 टाइम्स ज़्यादा मसल हैं तो मसल को स्ट्रॉन्ग करने की ड्यूटी भी मेरी है। बट मुझे ये ध्यान देना है उस एक्सरसाइज के दौरान मेरे हार्ट पे लोड ना पड़े, मेरी लंग कंप्लाइंस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और मेरा जॉइंट वेयर एंड टेयर ना हो। इंसान दर्द के कारण हॉस्पिटलाइज कम स्कोप में होता है, बट एक्सेसिव प्रेशर के कारण अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा या फिर मेरी कार्डियक आउटपुट लो हुई तो हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा है। तो पहले डेंजर से बचेंगे। सो द फॉर्मूला इज 220 माइनस हार्ट रेट। मेरी कार्डियक आउटपुट को मैंने टच नहीं किया। मेरे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे माइन्यूट से सिम्टम के लिए मैंने अपना एक TMT टेस्ट करा लिया। मुझे प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग के बारे में सोचना है, मुझे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोचना। एंड एवरी एक एंड पेन इज अ सिम्टम।
उसे डायग्नोसिस तक मत जाने दीजिए। आज डिटेरेट होने से पहले डॉक्टर से मिलेंगे तो नेक्स्ट टाइम डॉक्टर से क्यों मिलेंगे, राइट? बिल्कुल, मतलब ये हम मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, पहले सबसे पहले है टेस्ट कराना ज़रूरी है, और जो है आपको एक्सपर्ट से के पास राय लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब टाइम लेते रहना चाहिए, या कैसे? अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर मेरे को लगता है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, तो सबसे ज़्यादा मेरे को पहले आज टेस्ट कराने चाहिए। कौन से टेस्ट हैं जो मेरे को आज कराने चाहिए? सो टेस्ट तो बहुत इलेबोरेटिव चीज़ है ना। हाँ. सो मुझे ऐसा लगता है बॉडी को आपको सिर्फ सिंपल शब्दों में 2 स्ट्रक्चर्स में बांटना चाहिए। इंसान के हॉस्पिटलाइज होने की संभावनाओं के 2 कारण हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल रीजन या फिर फिजिकल रीजन, राइट? फिजिकल रीजन में आता है आपका ऑर्थोपेडिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, जॉइंट पेन एंड ऑल। तो उसके लिए आपको अपना स्ट्रक्चर असेसमेंट कराना चाहिए। क्या मैं सीधा खड़ा हूँ? अगर मैं टेढ़ा खड़ा होऊंगा तो मेरे बैक में पेन होगा, साथ में मेरे घुटने में भी दर्द आएगा। अगर मेरी बैक ही सीधी हो जाएगी तो नी पेन में तो स्कोप 0 हो जाएगा। सेम वे मुझे मेरा फिजियोलॉजिकल असेसमेंट कराना है, मुझे बेसिक अपना एटलीस्ट टीएमटी करा लेना है अगर मैं फिट महसूस कर रहा हूँ, और मुझे प्रिवेंटिव हार्ट स्क्रीनिंग करा लेनी है। बहुत ज़्यादा हुआ तो मुझे एक 6 मिनट वॉक टेस्ट तो कर ही लेना चाहिए, सो दैट आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मुझे अंडरलाइन कोई लंग पैथोलॉजी तो नहीं है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इतने से सिम्टम पे 1-2 ही टेस्ट हैं जो करा के एटलीस्ट आप उसको अपने आप को उन पेशेंट से कोसों दूर ले आएंगे जिनकी पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में डिटेरेट करेंगे। बिलीव मी, व्हेन वी सी पेशेंट्स इन आईसीयू दे ऑलवेज से वन वर्ड, सर आई नेवर न्यू दिस कैन हैपन टू मी, राइट? हम हमारी फैमिली से भी सच नहीं बोलते हैं बिकॉज हम उनसे प्यार करते हैं, राइट? हम कुछ भी अपने फैमिली मेंबर तक को शेयर नहीं करते बिकॉज वी थिंक दे विल बी वरीड। So as of now, what I personally believe is there is a need of a health buddy in India. Yes. Health buddy समझाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि सच्चा दोस्त क्या होता है? वही जो हमको सही राह दिखाए और ये बताए कि भाई आप चेक करा लें, सही रहें, स्वस्थ रहें, चलो जो भी टिप्स हैं वो फॉलो करें। करेक्ट। सो मुझे ऐसा लगता है मेरा सच्चा दोस्त वो है जिससे मैं कुछ भी शेयर कर सकूं, वो मुझे जज नहीं करेगा, वो मेरी कमी नहीं निकालेगा, टू एन एक्सटेंट वो मेरी बात को उतनी वैल्यू करेगा बिकॉज वो मेरा शुभ चिंतक है। करेक्ट, राइट। ये बड़ी हो सकता है मेरा ब्लड रिलेशन नहीं हो, बट मैं उससे मेरे सारे राज से शेयर करता हूँ। राइट, दैट इज द रीजन व्हाई बडी इज देयर, है ना? हम सबके पास एक बडी है। क्या हमारे घर में हेल्थ बडी होता तो क्या हम अपने सारे राज उससे शेयर करते? बिल्कुल करते तो उसका बेनिफिट एक ही चीज होता, वो माइन्यूट सा सिम्टम जो घर पे मदर को बैक पेन है इसलिए नहीं बता रही है कि मेरी पूरी फैमिली जॉब पर है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, राइट? एंड द फैक्ट इज अगर उनके पास वो हेल्थ बडी होता तो डॉक्टर क्या करता कि मैम फटाफट हम ये स्कैन कराते हैं, फ्यूचर में ये बैक पेन कहीं डिस्क प्रोलैप्स ना हो जाए, कहीं सर्जरी करानी पड़ जाए, राइट? बिकॉज सूनर इज लेटर। ऐसा नहीं सोचना, इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे आज एड्रेस करना है जिससे फ्यूचर में डिटेरेट ना हो जाए। फैमिली जब एक दूसरे को इतना प्यार करती है वो फैमिली छुपाने लगती है। इफ एवरीवन हैज दैट एक्सेस ऑफ हेल्थ बडी, पापा को ऑफिस में चिंता नहीं है कि क्योंकि बच्चों के पास एक्सेस है, स्मॉल से स्मॉल माइन्यूट सिम्टम भी अगर एड्रेस होंगे, हेल्थ बडी आपको जज नहीं करेगा, करेक्ट? राइट। वो आपके कंसर्न को सुनेगा एंड दैट पर्सन इज एक्सपोज टू द वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ, दैट इज आईसीयू। तो हेल्थ बडी तो जानता ही है ना कि उस सिम्टम पे क्या टेस्ट कराएं या फिर क्या राइट एडवाइस दिलवाएं, सो दैट वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, करेक्ट? खराब होने के बाद सॉल्व करने के लिए हॉस्पिटल इकोसिस्टम बेस्ट है। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट इज द रीजन वर्स्ट से वर्स्ट केसेस को भी हमारी हॉस्पिटल इंडस्ट्री के ब्रिलियंट डॉक्टर्स बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। बट ज़रूरत ये है कोई एक ऐसा हो हमारे घर में जो ये सोच रहा हो कि इस हॉस्पिटल इकोसिस्टम से दूर रहने का सोल्यूशन क्या है। एंड फॉर दैट थिंग यू नीड टू हैव दैट मेडिकल इंटेलिजेंट ब्रेन जिसका सिर्फ एक ही काम है, क्या ऐसा मैं आपके लिए सोच लूं जिसकी वजह से वॉक करने के बाद आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ना जाएं, राइट? सो हमें प्रिवेंटिव थिंकिंग को अपने घर में लाना होगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन।
आपकी इंडस्ट्री से डिस्कस करेंगे, मुझे अगर रिपोर्टिंग लाइन का कुछ नहीं आएगा, यू विल नेवर हायर मी, राइट? यस, राइट, दैट इज फैक्ट। बट आप हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक को खुद ही चला रहे हैं। इसमें मैं आऊंगा सर, खुद ही चला रहे हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे क्या है कि हम घर पे इलाज करना शुरू कर देंगे, करेक्ट, हम एंटीबायोटिक की बात की वो ले आएंगे केमिस्ट से जाके, जी। बहुत अब ये समझ में आ रहा है कि बहुत रिस्की। और मैंने एक केस पढ़ा कि एक ऐसा केस में पढ़ रहा था कि उस पर अब कोई एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही उस बॉडी पे। तो मतलब हम कहाँ जा रहे हैं सर? क्या ये घर पे उपचार करना ठीक है, दवाइयाँ लेना खुद से ठीक है या नहीं है? क्योंकि कई थॉट्स ऐसे दिमाग में आते कि यार डॉक्टर के जाएंगे, वो 100 टेस्ट कराएगा, ये सच्ची बात है सर वो 100 टेस्ट कराएगा तो नहीं यार, इसको अवॉइड करते हैं, हम खुद ही इलाज कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम उस खतरनाक सिचुएशन में नहीं आते ना, उससे पहले हम वो सारी रेमेडीज करते हैं जिसकी वजह से हम डेंजर की तरफ जाते हैं। सो मेरा पर्सनली मानना है, अनलेस एंड अनटिल आपकी रेमेडी एक प्रिस्क्राइब रेमेडी नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट नेचुरोपैथ और आयुर्वेदा, बट नेचुरल हर्ब्स एंड शर्ब्स पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। नेचुरल हर्ब्स एंड शर्ब्स तो नेचर ने दिए हैं, राइट? एंड साइंस ने, बोटैनिकल साइंस तो पूरा अच्छे से उसको इलैबोरेट करती है ना, कौन सी चीज की प्रॉपर्टी क्या है। इफ यू आर टेकिंग इट एज अ हर्बल थिंग फॉर योर हेल्थ, नॉट एज अ रेमेडी टू द सॉल्यूशन टू द ट्रीटमेंट, तो दैट इज सेफ। बट डेंजर इज जब आपके केमिस्ट भी डॉक्टर हैं, जब आपके घर वाले खुद ही डॉक्टर हैं, ऐसे अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस होती है। एंड फैक्ट इज आईसीयू में ये चैलेंज आता है। बिलीव मी, अगर लाइफ में किसी ने भी ब्लड टेस्ट की कल्चर सेंसिटिविटी कराई है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 20 एंटीबायोटिक्स के साथ रेजिस्टेंस आ जाती है, क्योंकि उस टाइम वो सोल्यूशन नहीं बचता कि ऐसी कौन सी मेडिसिन दे जिसकी वजह से इस ऑर्गेनिज्म को सप्रेस किया जाए। सो हम बिकॉज आईसीयू में देखते हैं रेगुलरली, हमारे सर्जन्स दे ऑलवेज इंटरेक्ट अबाउट दिस पार्ट। और फैक्ट इज 100 रुपए की 3 पुड़िया वाले डॉक्टर जी, हमारे देश का पैरेलल हेल्थ इकोसिस्टम चल रहा है ऐसे। बट मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर, एक स्टेरॉयड और एक एंटीपायरेटिक, मतलब ये 4 दवाइयों का जो ये मिश्रण है जो पुड़िया वाली दवाई में जाता है, ये ले लेके आपका काम चल रहा है, पर दैट इज़ नॉट सेफ। स्टेरॉयड का ओवर यूज़, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री में हो या फिर वो ये रूटीन हमारा, बस थोड़ा सा इशू हुआ, ये पुड़िया वाली 3 गोलियां ले ली, मतलब दैट इज़ नॉट मेडिकली सेफ। स्टेरॉयड जैसी चीज़ डॉक्टर बहुत सोच समझ के लिखते हैं। सिंपल शब्दों में आपके लिए बोलूं, जो लिख के नहीं मिल रहा वो नहीं लेना है। बिल्कुल सही कहा। बट सर अभी मैं आपकी बात सुनते सुनते एक थॉट आया कि एडवर्टीजमेंट इतनी आती है कि आपको सिर दर्द हो तो ये दवाई लें, आपको पेट दर्द हो तो ये दवाई ले लें। तो अब तो नाम भी रट गए हैं लोगों को कि हाँ सिर दर्द होगा तो ये 2-4 मेडिसिन लेके आ जानी है। क्या वो भी सेफ नहीं है सर? सर एक बात बताइए कि सेफ्टी का पैरामीटर डिसाइड कौन करेगा? वो ब्रांड करेगा जिसने ऐड करी है, या मेरी लाइफ की वैल्यू मैं डिसाइड करूंगा? हम डिसाइड करेंगे। सो मैं तो ऐसा रिस्क कभी नहीं लूंगा जो मुझे हल्का सा भी डिटेरेट करने की स्कोप में जाए। एज दैट इज द रीजन आई शेयर्ड यू कि पेन जैसे सिम्टम को अगर आज मैंने एड्रेस कर लिया और मेरे पास मेरा एक हेल्थ बडी है, हाँ। आप ऐसे समझिए ना, क्या डॉक्टर से लोग नहीं पूछते होंगे कि सर मैं पीना अलाउड है? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास, सो आई वर्क विद हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन्स, राइट? सो मुझे लगता है हार्ट के डॉक्टर के पास तो ये क्वेश्चन आता ही है, राइट? तो हमारे भी सर्जन्स जो हैं वो इतनी ही खुशी से इन टॉपिक्स में इंटरेक्ट करते हैं, बट वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी लेके कोई मेडिसिन सुबह ले रहे हैं, दे डोंट नो द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इट, राइट? सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, आपके पास कहाँ है वो हेल्थ बडी जो आपको राइट एडवाइस देगा? किसी ने कैल्शियम की एड देखी और 3 महीने तक कैल्शियम खाते रहे, बिल्कुल, राइट? आई डोंट वांट टू टेक एनी ब्रांड नेम, है ना, वो फिर मेडिकली सेंसलेस हो जाता है। अधूरे ज्ञान के साथ सिर्फ सर्वनाश होना है ना? मुझे आप पे ट्रस्ट है। मुझे एक चैनल पे ट्रस्ट क्यों होता है? मुझे इसलिए होता है, इनकी न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, और अगर ये बोलेंगे तो वो वैलिड है, राइट? मतलब मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि मैं किसी रैंडम चैनल की किसी न्यूज़ को सुनूं। आई वांट वैलिडेशन। सो आप क्या
हेल्थ के लिए ऐसे ही क्यों लेंगे? बिल्कुल। जो एसओपी से आप अपनी लाइफ, अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस एसओपी ड्रिवन प्रैक्टिस के लिए मेडिकल इकोसिस्टम भी बना है। द ओनली थिंग इज, मैं वहां पे बेल कब बजा रहा हूँ? थोड़े से डिटेरेट होने के बाद या डिटेरेट होने से पहले? नियर नॉर्मल रिपोर्ट्स और एबनॉर्मल रिपोर्ट्स में सिर्फ इतना सा फर्क है। आज आप लोग सभी अपनी रिपोर्ट्स देखेंगे, उसमें राइट साइड में रेफरेंस रेंज लिखे हैं। यस। अगर आपकी 3 महीने पहले की रेफरेंस रेंज की रिपोर्ट और आज की रिपोर्ट में दिख सब कुछ नॉर्मल रहा है, बट रेटिंग टुवर्ड्स द एबनॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, तो बिलीव मी, यू आर डिटेरेटिंग। ओह, आई एम साउंडिंग ऑड, बट दैट इज ट्रूथ। यस। मेरी रिपोर्ट रेफरेंस रेंज से टुवर्ड्स बेसलाइन जा रही हैं, तो आई एम इम्प्रूविंग। हर 3 महीने में रेफरेंस रेंज के एबनॉर्मल रेंज के पास जा रही हैं, और मैं अगर खुद को धोखा दे रहा हूँ मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग, राइट? सो मैंने आज आपको वो ब्रह्मास्त्र टूल दिया है कि अगर आप प्रिवेंटिव चेकअप के रूप में कहीं भी टेस्ट करा रहे हैं, उन रिपोर्ट्स के साथ खुद को जस्टिस करवाइए। अपने उस एक हेल्थ बडी को ढूंढिए जो आपके कंधे पे हाथ रख के विथ कॉन्फिडेंस एंड विद अफर्मेशन आपको ये बताने वाला है, भाई ये जा रहा है, गो बैक। It's not about taking the best treatment. Having access to the best of the amenities, having access to the best of the healthcare infrastructure is not going to save you. That is designed to save your life when someone's health is at worst phase. Deteriorated situation के लिए hospital ecosystem है, deteriorate ना हो वैसा ecosystem हमें खुद बनाना है। हम सबको एक health buddy ढूंढना है, वो health buddy एक ही काम करेगा, उसकी एक ही जिम्मेदारी है, मेरे माइन्यूट से कंसर्न को आज एड्रेस करे और मुझे ये बताए क्या ऐसा करूं कि ये फर्दर डिटेरेशन पे ना जाए, राइट? सो द थंब रूल ऑफ लाइफ शुड बी, एक्सरसाइज शुड नेवर बी एन एडवाइस, इट हैज टू बिकम प्रिस्क्रिप्शन। जैसा मैंने कार्डियक साइकिल में भी आपको समझाया, वॉक करने से पहले अपना स्ट्रक्चरल असेसमेंट कराना है, सो दैट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के साथ दोबारा डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, राइट? ट्रेडमिल पे रनिंग करने से पहले अपना फिजियोलॉजिकल कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस टेस्ट कराना है, टीएमटी करा सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, प्रिवेंटिव हार्ट स्क्रीनिंग करा सकते हैं, सो दैट 1% ऑफ पीपल हु आर डाइंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम उस स्कोप से खुद को आउट कर सके। सोते टाइम अगर मुझे खराटे आ रहे हैं तो मुझे सिर्फ एक स्लीप स्टडी करानी है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड बीमारियों से मैं बच सकूं। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो डिजीजेस छूने से नहीं हो रही, these all diseases are lifestyle disorders, and as of now mortality का index कैंसर, कार्डियक डिजीजेस, डायबिटीज, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इन 5 में से कैंसर को छोड़ के ये सारी हम कंट्रोल करने की क्षमता में हैं। किस लेवल पे करेंगे ये आप और हम डिसाइड करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है every 3rd person is pre-diabetic and every 7th person is diabetic. It's just like that we are not diagnosed. हमें जब तक सिम्टम आता है हम एक डिजीज़ में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। जस्ट गो फॉर द कंजर्वेटिव थिंग, अपना वो राइट पार्टनर ढूंढना है जिसके इंटेंट क्रिस्टल क्लियर हो और वो आपको हक से बोले मैं वो सब पॉसिबल एफर्ट करूंगा जिसकी वजह से मुझे आपको हॉस्पिटल में ना देखना पड़े। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी एडवाइस है सर। और कोई भी नहीं चाहता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं सर। एयर पॉल्यूशन राइट बहुत बड़ा फैक्टर है जी। अब हम एयर प्यूरीफायर लगा लेते हैं, Correct. सोचते हैं कि अब हम थोड़े सेफ हैं। तो क्या एयर प्यूरीफायर लगाने से हम सेफ हैं सर? सर ये बिल्कुल वैसा है कि क्या पूरी लाइफ हम एक रूम में निकाल सकते हैं? हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, बट अमूमन इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, इफ़ आई एम स्पेंडिंग मोर देन 12 आवर्स इन माई ऑफिस और मेरा अगर AQI ऑफिस का मेंटेन्ड है तो मोर लेस आई एम एक्सपोज टू लेस ऑफ द इन्फेक्शन, राइट? मैं ओवरऑल AQI जो बैड AQI के एक्सपोजर में कम रहा, बट पैसिव स्मोकिंग, एयर पोल्यूटेंट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड डस्टी एयर एंड विंडी एयर्स जो भी आ रही हैं, लंग्स पे तो इम्पैक्ट है ही है। हम सब के लंग्स ब्लैक है, फर्क सिर्फ इतना है स्मोकर्स के ज़्यादा हैं और हमारे कम है। बट इससे आपने मेरे को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में डाल दिया, आई वुड लाइक टू शेयर यू। सो
किसी को भी ऐसा क्यों लगता है कि सांस की बीमारी है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही कम होगी? हाँ, है ना, ये बहुत वियर्ड है. सो आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक दिस कॉन्सेप्ट. सांस की बीमारी के कई कारण हो सकते हैं. हो सकता है ऑक्सीजन लंग्स में ना पहुंच पा रही हो. अच्छा. हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही हो. ओके. सो सिचुएशन ही उल्टी है. हाँ. स्मोकर को हाइपर कैप्निया होता है, मतलब उनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है. तो क्या स्मोकर को सैचुरेशन 100 की जरूरत पड़ती है? तो आंसर इज नो. दुनिया में कोई भी क्रोनिक स्मोकर है, अगर वो अपने घर पे पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो 90 सैचुरेशन पे भी वो वैसे फर्स्ट क्लास जी रहे होंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान नॉन स्मोकर जी रहा होता है. बिकॉज उनके केस में शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है. सो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. बट बिकॉज एज वी स्ट्रेट अवे से हमें पता है कि पार्क में किसी ने बोला लंबा सांस खींचो छोड़ो, दिस इज नॉट लाइफ. इतने एमिनेंट पल्मोनोलॉजिस्ट बैठे हैं, देयर आर मल्टीपल डिजीजेस. एक कैटेगरी है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की, एक कैटेगरी है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की. जहां पे ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पा रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लंग्स में ज़्यादा है, तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बोलेंगे. तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही नहीं तो ऑक्सीजन जाएगी कैसे? राइट. सो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं आपको सिर्फ फूंक मारने वाली एक्सरसाइजेस करनी है. ओके. जिसे पर्सली ब्रीदिंग बोलते हैं. ऐसे इंसान को आपको बोलना ही नहीं है कि आपको खींचना है. राइट. अच्छा, तो ये भी एक्सरसाइज अलग है सर हर बॉडी के हिसाब से? एग्जैक्टली. सो देयर आर IMTs. और मैं श्योर हूं कि कई लोग सुबह यही करते होंगे जो हमारे पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं. दिस इज गुड, कुछ तो कर रहे हैं. बट फैक्ट ये है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मुझे जितना पता है मैं उतना ही सोच पा रहा हूँ ना. यस. क्योंकि डॉक्टर्स हमारे इतने बिजी हैं, वो नहीं बैठे हैं आपको ये बैठ के समझाने के लिए कि यू हैव ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज. They will give you the right advice and right diagnosis. But the fact is, अगर CO2 वॉश करनी है तो फूंक मारनी है, that is called as pursed lip breathing. इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनर्स मशीन्स यूज करनी है. और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ही ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए. ओके. राइट. अगर लंग्स का साइज ही श्रिंक हो रहा है तो इंस्पिरेटरी मसल को स्ट्रॉन्ग करो जिससे लंग स्ट्रॉन्ग हो सके. लेकिन अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहे तो डॉक्टर्स आपको कुछ मशीन्स देंगे जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी. राइट. सो पर्पस ये है सब कुछ करना है जब तक ठीक लग रहा है, लेकिन जब तक ठीक लग रहा है गड़बड़ भी तो वही है. बिल्कुल सही है सर. राइट. सो लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है बॉस. डायबिटीज से चलता हूं मैं आपको लेके. ठीक है. HbA1c एक कॉमन टेस्ट है, हम सब कराते हैं ना. 3 महीने की शुगर है, वो ठीक आ गई तो मैं मीठा खाऊंगा. राइट. हर डायबिटिक पेशेंट बहुत स्मार्ट है. जिस दिन टेस्ट कराने जाना होता है ना, अगले दिन 2 दिन पहले मीठा छोड़ देते हैं. फास्टिंग शुगर आ रही है उनकी 90. अब वो पूरे 3 महीने फैमिली को दुखी रखते हैं, मुझे मीठा नहीं मना करोगे. मेरी शुगर ठीक है. राइट. बट द फैक्ट इज जब उनका हम HbA1c कराते हैं वो आता है 7, 8, 8.5 एंड ऑल. दिस मीन्स 3 महीने चीटिंग तो हुई है. करेक्ट. डायबिटीज से प्रॉब्लम नहीं आ रही. डायबिटीज से 9 कॉम्प्लिकेशंस हैं. डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, किडनी में इशू हो रहा है, न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेंसेशंस कम हो रही हैं, घाव नहीं भर रहे हैं. है ना. हम सबको नहीं पता लगता. बिलीव मी, आप कार्डिक सर्जन के पास जाएंगे हार्ट का इशू लेके, वो सबसे पहले पूछेंगे आपको डायबिटीज तो नहीं है. आप ऑप्थेल्मो के डॉक्टर के पास जाएंगे मोतियाबिंद के लिए, उनका भी यही क्वेश्चन होने वाला है कि डायबिटीज तो नहीं. यस. 50s में जिनका मोतियाबिंद हो रहा है उनको 30s में डायबिटीज हुई थी. उनके लिए डायबिटीज एक बीमारी थी जिसको उन्होंने इतना ही समझा था कि हाँ 3 महीने की शुगर है, दवाई खा रहा हूँ. अगर आज मैं प्री डायबिटिक को बताऊं कि डायबिटीज से 9 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और आज से 10 साल बाद अगर आप डायबिटिक हुए, बिलीव मी इन नेक्स्ट 10 years इन 9 कॉम्प्लिकेशंस में से एक आपको होनी है, तो शायद कुछ लोग फिर बचेंगे. राइट. बट वी हैव टू गिव एजुकेशन प्रायर टू द इंसिडेंट. इसका मतलब रिएक्टिव केयर साइकिल से कोसों दूर जाना है. 20 स्टेप अवे फ्रॉम द सिचुएशन. डिटेरेट होने से पहले जागना है. दैट इज द रीजन. एक बड़ी जो होगा ना वो यही करेगा. वो कंधे पे हाथ रख के बोलेगा आज प्री डायबिटीज है, ये 6.1 है,
6.1 से हमें 5.5 आना है, अदरवाइज फ्यूचर में इस बड़ी वाली साइकिल में फंस जाएंगे, लाइफ में किसी ना किसी डॉक्टर के पास सर्जरी कराते हुए मिलेंगे, राइट। अगर 6.1 से 5.5 आना आसान था तो 7.5 से 5.5 आना बहुत मुश्किल रहेगा। कौन सा जर्नी आसान है? ये जर्नी भी आसान है, इसमें खर्चा भी कम है, एंड बेस्ट पार्ट ऑफ इट, थ्रेट ऑफ लाइफ मिनिमल है। बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट। दिस सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग, बट फैक्ट ये हमारे पास ना अच्छे से अच्छे वेलनेस रिट्रीट में जाने के लिए पैसे हैं, है ना, हमारे पास घूमने के लिए पैसे हैं, बट अगर मैं ऐसा कुछ डेवलप करता कि कोई इंसान प्रिवेंटिव चीज, मतलब मैं मेरे बच्चों के लिए भी तो यही सोचता हूँ कि ये ठीक रहें, राइट, मैं पेरेंट्स के लिए भी ठीक करता हूँ, तो मैं प्रिवेंटिव इको केयर सिस्टम ढूंढता ही नहीं हूँ। मैं प्रोग्रेसिव प्लानिंग करता हूँ, फाइनेंस की, एसेट्स की, सबकी प्लानिंग कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है हमारे इंडिया में प्रिवेंटिव केयर इकोसिस्टम के नाम पे कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ चीज़ें आई हैं जिन्हें मैं भी वाउच करता हूँ। देयर इज़ अ सिस्टम जहाँ पे लाइव हार्ट मॉनिटरिंग तक होने लग गई है, बहुत कम चर्चा हो रही है इन टॉपिक्स पे, बट हॉस्पिटल में मेजर डॉक्टर्स आर नाउ रिकमेंडिंग इट। अब ऐसे भी प्लेटफॉर्म आ गए हैं इंडिया में जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट 24 घंटे हार्ट की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, राइट, बट ज्यादा लोगों को नहीं पता। आज भी मेरे पेरेंट्स को भी मैं बोलूंगा चेकअप कराना है, नहीं 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 भाई हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होना, राइट, नहीं होना, तभी तो बचना है। बचने के लिए आज टेस्ट कराइए, जिससे अगर कुछ हल्का निकला हम उसे अभी एड्रेस करेंगे, बिकॉज प्रिवेंशन तभी डेवलप हो सकता है जब प्रिवेंटिव एनालिसिस की तरफ हम जाएंगे। अब तक डॉक्टर्स रिएक्टिव केयर साइकिल में सुपर ऑक्यूपाइड है, किसी ना किसी डॉक्टर को प्रिवेंटिव केयर इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, एंड आई नो टू मैनी पीपल इन दिस इंडस्ट्री जो प्रिवेंटिव केयर इकोसिस्टम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज भी फर्टिनिटी में ऐसे डॉक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका इंटेंट क्लियर है कि मुझे यार पेशेंट्स तो बहुत आ रहे हैं, बट आई वांट टू बी द पर्सन कि पेशेंट्स कम कैसे हों, या फिर जो इमरजेंसी मोर्टेलिटी है ये कम कैसे की जाए। ये एक एंड पेन के कारण जो घर पे ही हैं, जो एल्डर्स हमारे घर बैठे हैं, जिनको केयर नहीं मिल पा रही, क्या ऐसा कर दूं कि इनको घर पे ही मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए, वो भी करेक्ट मिले। तो अच्छी सोच के लोग बैठे हैं, जैसे अच्छी न्यूज़ देने के चैनल्स हैं, ऐसे अच्छी इंडस्ट्री में डॉक्टर्स भी हैं। द ओनली थिंग इज वी हैव टू कनेक्ट विद राइट पीपल हुज इंटेंट इज क्लियर, राइट। We need buddy in our life. चाहिए। आपकी बातें सुन के तो लगता है कि चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन है सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो बैठे हैं, बट कई ऐसे भी हैं सर, आपको भी पता है कि हम जाते हैं तो कहते हैं आपको एडमिट होना पड़ेगा। वो बहुत सारी जो सिनेरियो जैसे आपने कहा ना कि पेरेंट्स कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिट, एग्जैक्टली, वो डर जो है ना वो बैठ गया। इसलिए क्या है ना, लोग इस तरफ चले जाते हैं, अपने मेडिसिन खुद ले लेते हैं आयुर्वेदिक। जैसे हमने कोविड के टाइम देखा कि जब कोविड का टाइम है तो घर पे ही मेडिकेशन अपने शुरू कर दिया, राइट, चाहे वो जरूरत था या ना। हम लोगों ने विटामिन सी भी खाया, हमने करेक्ट, कई शरबत भी किए, बहुत सारी हमने कोशिशें की। So, sir, I am a COVID survivor, by the way. Oh. So, I was critical and मैं 45 days तक ICU में था। अच्छा जी, माई लंग गॉट पंचर्ड, मेडिकली उसे नीमोथोरेक्स बोलते हैं। सो माई इन्फेक्शन वॉज टू मच। आपने कोविड छेड़ा, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। टाइम्स ऑफ इंडिया से आई एम नॉट रॉन्ग, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा ना एक आर्टिकल निकाला था, कपाल भाती नहीं करिए इन्फेक्शन में। ओके। सो जब मेरे लंग में इन्फेक्शन होगा और मैं अग्रेसिवली करूंगा तो मेरे लंग के पंचर होने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, राइट। सो हो सकता है 1000 में से 2 लोगों को हो, बट वो 2 लोगों की लंग पंचर होनी तय थी। मैं इतने क्रिटिकल ट्रीटमेंट में से निकला, आई वॉकड फॉर जस्ट 2-3 स्टेप्स एंड मैंने थोड़ा सा ब्रेथ को ज़्यादा एफर्ट लिया, माई लंग गॉट पंचर्ड, राइट। तो अगर ये मेडिकल टीम में हो रहा है तो लेमन में सोचिए ना, बस बात ये है कि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो दिखता नहीं है, राइट। यूट्यूब के चैनल्स और न्यूज़ के चैनल का जो डिफरेंस है ना, वही हेल्थ केयर और आपकी जो रेमेडीज का है वो डिफरेंस है। वो थोड़ा मैजिकल, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बट 98% सक्सेस, क्योंकि हॉस्पिटल में आप बाय डिफॉल्ट, ये तो इनका काम था, है ना। जैसे लोग सोचते हैं कि चैनल का काम है अच्छी न्यूज़ देना, तो हम सोसाइटी के पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। बट जो मैजिक शो है ना, मैजिक शो कहाँ हो रहा है? स्कैटर्ड मार्केट में, जहाँ पे आपको एक अच्छे रिव्यू पे जो आपसे मैजिकली हो गया और बाकी सारी चीजें दब गई, राइट। सो हमें ना, ये तो हमें खुद सेंसिटाइज होना पड़ेगा। बट फैक्ट इज, क्योंकि
कोविड तो टाइम ही सर्ज ऐसा था कि बिकॉज उस टाइम क्लिनिकल डिसीजंस वर और ICMR की गाइडलाइंस, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर, बट इंटेलिजेंट ब्रेन्स वर एक्चुअली वर्किंग. अगर आप डेटा देखें तो हॉस्पिटल में जितनी जानें बचाई गई, फोकस उससे ज़्यादा मोर्टेलिटी पे था. नहीं तो एक बात तो सोचिए कि जिस चीज़ का इलाज नहीं है डॉक्टर फिर भी वहाँ पे जान लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो उन्हें पता ही होगा ना, जब वो उतनी रिस्की सिचुएशन में भी केयर कर रहे हैं. बट यस, प्रिवेंटिवली आपने विटामिन C लिया तो शायद उतना गलत नहीं लिया. बट हम तो ऐसे लोगों को भी जाते हैं जिन्होंने डेक्सा भी खुद स्टार्ट कर दिया, स्टेरॉइड भी खुद स्टार्ट कर दिया, राइट, कि उन्हें किसी ने सजेस्ट किया एंड दे डिटेरेटेड. सो डिटेरेशन तो ना बड़ी डेंजरस चीज़ है बॉस. हमें तो इतना ही समझना है कि ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बिकॉज अगर हम ज़्यादा जानते हैं ना तो हम कंफ्यूज होते हैं. हमें बस उस स्पेशलिस्ट पे ट्रस्ट करना है जिनकी बातों से हमें लगता है यार इनकी इंटेंट मेरे लिए बहुत क्लियर है. बिल्कुल. यू हैव टू चूज योर राइट डॉक्टर. जी बिल्कुल. और ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये ट्रस्ट कुछ लोगों का खराब हुआ है ना. ये ह्यूमन इकोसिस्टम है, सभी को आप सेम तराजू में नहीं तोल सकते, है ना. यू हैव टू चूज योर राइट बडी, है ना, जिसकी इंटेंट बहुत क्लियर हो और जो कंजर्वेटिव प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्यों करना है ना. एक डॉक्टर की OPD के बाहर बैठ जाओ, मिलो ही नहीं, है ना. बाहर ही बैठो, 6 पेशेंट्स हैं, 6 के 6 कहेंगे डॉक्टर साहब मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं, तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा, राइट. और 6 में से 2 कुछ ने बोला चेंज द डॉक्टर, राइट. आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनीबडी, इट्स एज सिंपल एज दैट. हर प्रोफाइल में यही हो रहा है. बिल्कुल. मुझे जिस चैनल पे ट्रस्ट होता है मैं उस चैनल की न्यूज़ को कंसिस्टेंटली सुनता हूँ. अदरवाइज जैसे मैंने आपको सजेशन दिया, दिस इज हैपनिंग इन एवरीवन्स लाइफ. यस सर. होटल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एवरी लाइन, राइट. It's all about how you are gaining that trust. और ट्रस्ट को बिल्ड करने में वक्त लगता है, बट अगर एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद वो पिलर इतना स्ट्रांग है ना, आप चाह के भी चेंज नहीं कर पाएंगे. एंड दैट इज द रीजन माई होल सोल इंटेंट इज कुछ ऐसा सोचते हैं कि इस रिएक्टिव केयर साइकिल से खुद को बाहर रखते हैं, क्योंकि वो इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है. एंड इंडस्ट्री में जब लोग प्रिवेंटिव की बात करने लगे हैं, देखिए पहले देश की आज़ादी के बाद ना हमारा फाइनेंशियल इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, राइट. तो उस टाइम कार्स भी नहीं थी, एल्डर्स भी वॉक ही करते थे. ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट है जो आजकल ज़्यादा इन है. हमारे बुजुर्ग सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते थे क्योंकि लाइट नहीं थी. बिल्कुल. सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के टाइम खा के खेत में चले जाते थे. तो बाय मील अ डे तो वो तो कर ही रहे थे. टू एन एक्सटेंट उनका हार्ड वर्क इतना ज्यादा था कि उनको कहाँ से भाई मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने वाला है, राइट. देयर कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस एंड देयर पल्मोनरी फंक्शंस वर फाइन. उनका इकोसिस्टम ही हार्ड वर्क था. हमारे पास उस इकोसिस्टम में कार आ गई है, फैसिलिटीज आ गई हैं, सारे स्विगी जोमेटो जस्ट अ कॉल अवे आ गए हैं. एंड द ओनली थिंग इज हम तो हेल्दी खा रहे हैं. खाली ब्रोकली खाने और लाइट ग्रीन वेजिटेबल खाने से हेल्थ मेंटेन होती तो सारी दुनिया का सोल्यूशन होता. बट ये लोग उनसे बहुत आगे हैं जो जंक फूड खा रहे हैं. सो जंक खाने से पहले सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है, क्या जितनी कैलोरीज मैं ले रहा हूँ उसका बर्नआउट जस्टिफाई किया. सर यही नहीं पता होता कैलोरी लेनी कितनी है. एग्जैक्टली. तो सर हम कैलोरी सोचने से पहले हम अच्छा कैलोरी बात करते हैं, लोग वेट लॉस की तरफ भागने लग जाते हैं. सो व्हाई यू थिंक फॉर द वेट लॉस, आई शुड आस्क यू दैट व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट फैट लॉस. राइट सर. सो वेट और फैट को भी गलत समझते हैं, इस मिथ को भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे. सो बॉडी में वाटर का वेट है, ऑर्गन्स का वेट है, बोन्स का वेट है, मसल का वेट है एंड फैट का वेट है. यस. सबक्यूटेनियस एंड विसरल, राइट. मैं वेट लॉस कर रहा हूं तो कौन से कंपोनेंट से कर रहा हूं. फैट को करना चाहिए. करना तो ये चाहिए. हम क्या करें, भूखे रह गए तो वाटर लॉस. अब कंपोनेंट देखते जाइए. वाटर लॉस किया, क्या बॉडी को बेनिफिट हुआ? आंसर इज नो. सेकंड, मैंने न्यूट्रिशन कम कर दिया, मसल लॉस, और भी खराब. घर पे रहते हुए हर बुजुर्ग जिनकी स्किन लटकी हुई है उन सबका वेट कम हुआ है, लेकिन किसने देखा कि विसरल फैट कम हुआ या मसल लॉस हुआ? सिर्फ मसल लॉस होता है. दैट इज ऑल्सो अ बैड थिंग. तो करना ये था सबक्यूटेनियस और विसरल फैट को लॉस, इसको छोड़ के हम सब कुछ लूज करने लग जाते हैं. एंड दैट इज द रीजन एनी पर्सन हु थिंक्स अबाउट वेट लॉस वो वीक फील करते हैं. There is huge difference between fat loss and weight loss, and fat loss is a hormone issue.
अगर आपने अपनी बॉडी को इतना कंजेस्ट किया हुआ है कि आपके हार्ट के ऊपर फैट है, आपके लिवर के ऊपर फैट है, आपके ऑर्गन्स ही कंजेस्टेड है, आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम काम नहीं कर रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है आपकी बॉडी। इसका सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं, आपने मीठा इतना खा लिया है कि आपकी बॉडी ने इंसुलिन को ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, राइट? तो फिर क्या होता है, लास्ट में इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। करना क्या था, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करना था। ब्रेक कैसे करना था, ब्रेक करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाना था। कौन डिसाइड करेगा, यूट्यूब? नो, डॉक्टर, राइट? सो कौन करेगा, डायबिटिक हो गए तो हॉस्पिटल पहुंच गए, प्री डायबिटिक हुए तो किसी के पास तो जाए जो मुझे ये बताए कि यार मुझे कभी भी ना डायबिटिक वाली लिस्ट में नहीं जाना। हमें अपनी रिपोर्ट को देखना है स्मार्टली। हम तो एजुकेटेड है ना, हम तो पेशेंट नहीं है। क्योंकि एज यू स्टेड इन द स्टार्टिंग, सर मुझे तो लगता है मैं फिट हूँ, तो आज ही बस अपने फोन में उस रिपोर्ट को देखिए उसी रिपोर्ट की रेफरेंस रेंज को देखना है, और रेफरेंस रेंज को करना है डिवाइडेड बाय 2, राइट? 50 से 100 वाला पैरामीटर, राइट? 75 है, राइट? रेफरेंस रेंज में 75 से उधर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स एबनॉर्मल, 75 से इस साइड हूं तो आई एम डूइंग ग्रेट। माई रेफरेंस रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स द बेस लाइन। 3 महीने पहले वाली लेफ्ट या राइट है, अगर राइट गई तो कोड रेड है सर, बिलीव मी नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद उससे ज्यादा बड़ी मिलेगी। एंड समर्स में आपकी रिपोर्ट फिर भी बेहतर आती है, विंटर में चेकअप कराना ही है। बिलीव मी, बिकॉज हमारा जो वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलिटेशन का एक मैकेनिज्म होता है, विंटर्स में क्या होता है ना, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, हमारी आर्टरीज जो होती है नैरो डाउन हो जाती है, राइट? तो उस टाइम जो हमारी कार्डिक रिपोर्ट्स आती हैं या फिर लिपिड प्रोफाइल आती है, उसमें हमें रियलिटी दिखती है, क्योंकि वो स्लगिश है, फ्लो नहीं आ रहा है, तो हम रियलिटी में समझ पाएंगे। समर्स में क्या है कि ब्लड फ्लो अच्छा जा रहा है, हम लगता है यार हम तो फिट हो गए, चलो मैंगो शेक पीते हैं, शुगर डालते हैं, राइट? सो फ्रूट शेक के अंदर, फ्रूट शेक ले रहे हो, इट्स ओके, सब कुछ मना कर देना, दिस इज नॉट लाइफ ना, सब कुछ छोड़ देना लाइफ नहीं है। अच्छे से जीना है ना, खुश होके जीना है, एंजॉय नहीं किया तो लाइफ का मतलब क्या, राइट? बैड हैबिट से दूर रहना है। सो फ्रूट शेक इतने नेचुरली मीठे हैं, कोशिश करो शुगर बंद करो। नहीं हम तो खांड खा लेते हैं, किसने कहा? क्या खांड से ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ता? बढ़ता है। गुड़ खाने से बढ़ता है। अच्छा, गुड़ से भी बढ़ता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हर चीज से बढ़ रहा है सर, आपको बस इतना से एजुकेटेड होना है। देसी खांड है सर हमारी तो, कोई देसी खांड पूछिए गूगल से, क्या देसी खांड खाने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा? अगर आंसर ना हाँ है तो नहीं डालनी। फ्रूट की नेचुरल तासीर में ही उतना मीठापन है, आप खाएंगे आपको टेस्ट डेवलप होने लग जाएगा। जितने भी आपकी वेजिटेबल्स हैं, क्यों उस पर नमक डाल रहे हैं? दुनिया में सारी कार्डिक फिटनिटी कैरियर लो सॉल्ट डाइट, मरीज बनने के बाद लो सॉल्ट डाइट, मरीज बनने से पहले बढ़िया तड़का, राइट? क्यों तैयारी कर रहे हैं? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, टाइट्रेशन की बात कर रहा हूँ। आज थोड़ा कम करेंगे, धीरे धीरे कम करते जाएंगे, और अपनी रिपोर्ट्स को सिर्फ ऐसे देखेंगे, है ना? तो यू आर नॉट बिकमिंग अ फिजिशियन, बट आप खुद का ही सेल्फ एनालिटिकल टूल बन जाएंगे, राइट? और फिजिकल असेसमेंट का एक बेस्ट टूल है, जो मैंने स्ट्रक्चर असेसमेंट की बात करी है ना, अकेले अपने एक पाँव पे खड़े होइए और सॉक्स विदाउट सपोर्ट पहन लीजिए। पहन पा रहे हैं तो आप ठीक है, नहीं तो सिस्टम इज तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे इस हमारे डिस्कशन पे, और जैसे कि सर ने कहा कि आपको बड़ी ढूंढना है तो बड़ी ज़रूर ढूंढिए लाइफ में, और कुछ भी लेने से पहले, एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर, एक्सपर्ट से ज़रूर, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उनसे ज़रूर बात कर लीजिए। और हेल्दी रहिए, फिट रहिए और देखते रहिए लाइफ टाइम्स। धन्यवाद। थैंक यू।